मुख्यमंत्री इन दिनों अपनी महाजनादेश यात्रा में है और इस यात्रा का क्या मकसद है, आइए हम उनसे ही जानते हैं। देवेंद्र जी, आपका ITV नेटवर्क में स्वागत है। लेकिन आपकी ये जो यात्रा निकल रही है, अक्सर ये देखा जाता है कि विपक्ष के लोग यात्रा निकालते हैं, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में। क्या कारण है इसका? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा हमारी है, हम जब विपक्ष में होते हैं तो लोगों के लिए संघर्ष यात्रा निकालते हैं और जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो हम संवाद यात्रा निकालते हैं। ये संवाद की यात्रा है। 5 वर्षों में जो किया वो जनता के पास लेकर जा रहे और जनता का वापस जनादेश ले रहे। कोई भी इनकम्बेंट सरकार लोगों में जाने से घबराती है, लेकिन हमारे मोदी जी ने सिखाया कि जो इनकम्बेंट्स में जो किया वो जनता के पास लेकर जा रहे और जनता का वापस जनादेश ले रहे। कोई भी इनकम्बेंट सरकार लोगों में जाने से घबराती है, लेकिन हमारे मोदी जी ने सिखाया कि जो इनकम्बेंट सरकार है उसने जनता में जाकर अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए, हिसाब देना चाहिए और जनादेश लेना चाहिए। और आप देख सकते हैं हम हिसाब देने जा रहे हैं तो क्या लोगों का जोश है, क्या जुनून है। लोगों ने तय कर लिया है वापस यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आएगी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इलाका मुस्लिम इलाका है, सिल्लोड का इलाका, लेकिन मुस्लिम लोग भी आपका स्वागत करें। क्या 5 साल में ये परिवर्तन आया है? बिल्कुल ये परिवर्तन है। देखिए, मोदी जी ने हमको कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 5 साल में हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये अर्जित किया है और मैं तो ये मानता हूँ कि आने वाले 5 सालों में किसी के मन में कोई शक ही नहीं रहेगा। आज इतने बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक भी हमारे साथ आ रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरे तरीके से हमारे साथ वो होंगे। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है, खास करके पॉलिटिकल पंडितों का ये कहना रहता है कि मुस्लिम जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करते। आपको इस चुनाव में दिखाई पड़ेगा किस प्रकार से मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, सारे अल्पसंख्यक हमको वोट करेंगे। लेकिन क्या इस बार हम देख रहे काफी हुजूम है लोगों का, लोग आपके रथ के साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या जैसे मराठवाड़ा में हम हैं, मराठवाड़ा की एक सबसे बड़ी समस्या जो है सूखे की है। जैसे जलयुक्त शिवार जो आपकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट था आपका, ये कह सकती हूँ कि आप 90% सक्सेस हो गए हैं उसमें। देखिए, जलयुक्त शिवार के कारण हम प्रोटेक्टिव इरिगेशन दे पाए, अकाल के ऊपर काफी हम लोग काम कर पाए। लेकिन अब 5 सालों में अगर 4 साल अकाल पड़ता है तो केवल जलयुक्त शिवार के भरोसे नहीं चलेगा। वाटर कंजर्वेशन के साथ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का भी विचार करना पड़ेगा और इसे समुद्र में बहने वाला पानी जो बहकर जाता है कोकण से, उसको उठाकर अब हम मराठवाड़ा लाएंगे। 167 TMC पानी लाएंगे और गोदावरी में वो पानी डालकर चाहे मराठवाड़ा हो चाहे पश्चिम विदर्भ हो, इसको सूखे से हम मुक्त करेंगे। लेकिन पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि सेना बीजेपी की युति नहीं होने वाली है। हमारी युति 100% होगी, हम साथ में लड़ेंगे। उद्धव जी ने भी कहा है, मैंने भी कहा है और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ने मन बना लिया है। जब मन बन जाता है तो युति आसान हो जाती है। तो कितनी सीटें आप लड़ेंगे, कितनी बीजेपी लड़ेगी और कितनी शिवसेना लड़ेगी? थोड़ा इंतजार करिए, हम अनाउंस कर देंगे। हमारे छोटे दोस्त कितने लड़ेंगे, शिवसेना कितनी लड़ेगी, बीजेपी जितनी लड़ेगी, एक साथ मिलकर फैसला हो जाए। तो कब तक अनाउंसमेंट होगा इसका? देखिए, इसका फैसला हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले कर लेंगे। गणेशोत्सव में हो जाएगा फैसला? हो जाना चाहिए गणेशोत्सव में। लेकिन अगर 50-50 सीट शेयरिंग रेशियो की बात चल रही है तो जैसे आपके जो सहयोगी दल है, रामदास आठवले की पार्टी है, महादेव जानकर है, जो विनायक मेटे हैं, उनको कितनी सीटें मिलेगी? सबको साथ में लेकर जाएंगे, सबका सीटों का ठीक से बंटवारा होगा। आपको हम सब एक स्टेज पर दिखेंगे, एक साथ अगली सरकार बनाएंगे। लेकिन शिवसेना के कुछ नेताओं की मांग यह है कि आदित्य ठाकरे को CM बनाया जाए। देखिए, कोई मांग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन शिवसेना में निर्णय लेने का अधिकार ये केवल उद्धव जी को है और उद्धव जी, मैं और अमित भाई, हमने बैठकर सारे फैसले लिए हैं। उचित समय पर आपके सामने आ जाएंगे। तो डेप्यूटी CM पोस्ट की बनाई जाएगी शिवसेना के लिए? डेप्यूटी CM पोस्ट बनाया जाए?
वो तो हमने उनको इस बार भी कहा था, इस अभी जो हमारा आखिरी एक्सपांशन हुआ, हमने उनको कहा था कि अगर शिवसेना चाहेगी तो हम डिप्टी सीएम की पोस्ट उनके लिए करने को तैयार है, उनको फैसला लेना। तो यानी कि बीजेपी तैयार है डेप्यूटी सीएम पोस्ट बनाने के लिए? क्यों नहीं, बिल्कुल तैयार है हम। कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि जो है कि केंद्र में आप जाने वाले हैं, केंद्र की राजनीति में जाने वाले हैं। नहीं, ऐसी खबरें तो आती रहती है। मेरी पार्टी कहेगी तो चला जाऊंगा, बड़े आनंद के साथ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे कोई चांस नहीं दिखता। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप ही सीएम बने, हम तो चाहते हैं कि आप ही सीएम बने। नहीं, मेरे चाहने का सवाल नहीं है। मेरी पार्टी, मेरे नेता मोदी जी ये जो चाहेंगे वो होगा। आपको हमारे सीएम साहब ही जीत कर आएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो क्या आप सीएम को देखकर वोट डालेंगे या मोदी जी का चेहरा देखेंगे? दोनों ही चाहिए हमें सीएम भी चाहिए और मोदी जी भी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो है यहाँ की जनता बीजेपी के लिए वोट करेगी? हाँ जी, उन्होंने जो कार्य किया इतने 5 साल, उनकी जो सरकार चुने, उन्होंने जो काम किया उसको देखकर जनता उनको ही वोट करेंगे, ये लगता। आपका क्या मान? वही सच है जो बोल रहे वही, क्योंकि इधर का जो काम माहौल है, जो काम कर रहे हैं, इसी काम को देख के वोट डालेंगे। महाराष्ट्र की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि जब सिटिंग सीएम खुद लोगों के सामने जाके पिछले 5 साल में जो काम किए वो बता रहा है, और इन कामों के हिसाब से पॉजिटिव एजेंडा हम लेके जा रहे लोगों के साथ, जो हमने काम किया वो काम पे हमें वोट अगले इलेक्शन दो। हम सुबह से देख रहे हैं कि काफी अच्छा क्राउड जो है आपको मिल रहा है। कितनी सीटें लग रही है आपको इस बार? देखिए, मैं सीटों का तो प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जीत जो है अप्रत्याशित होगी, अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार की जीत मिलेगी। 200 से ऊपर जाएगी सीटें? हाँ, पक्का जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंड देखने को मिला, आयाराम का ट्रेंड ज्यादा देखने को मिल रहा है। नहीं, ये ट्रेंड ज्यादा नहीं है। आने वाले कुछ लोग आए हैं, हमने उनको कॉन्शियसली पार्टी में लिया है। कुल मिलाकर आप देखें तो सारे हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, इनकी तुलना में 1-2% लोग बाहर से आते हैं, बाकी तो हमारे अपने लोग होते हैं। हमने तय किया है कि कार्यकर्ताओं के लिए हमारी ओपन डोर पॉलिसी है। कोई भी कार्यकर्ता आना चाहे, विचारों से जुड़ना चाहे तो उसको हम लेंगे। नेताओं के बारे में लेकिन हमने थोड़ा फिल्टर्ड पॉलिसी रखी है, तो जिनकी हमको आवश्यकता है, जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, ऐसे ही नेताओं को हम लेंगे। लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है, क्योंकि ऐसे भी जो है सेना के साथ आप चुनाव अगर लड़ते हैं तो सीटें आधी हो जाएगी। पार्टी का एक्सपांशन जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो सकता। उनका ये भी कहना है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको टिकट क्यों दी जाए। देखिए, तो हर पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है, अब अगर जो सीटों पर हम लड़ेंगे उन सीटों के ऊपर सेना के कार्यकर्ताओं को भी तो ये लगेगा कि उनको भी चांस मिलना चाहिए। जब अलायंस की बात होती है तो कुछ सीटें लेनी पड़ती है, कुछ छोड़नी पड़ती है, कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। खबरें ये भी है कि नारायण राणे भी आपकी पार्टी में आ सकते हैं, बीजेपी उनका बेटा भी आ सकता है, और इसके अलावा भुजबल जो है वो सेना में जा सकते हैं। खबरें तो बहुत है, अभी आगे देखिए क्या क्या होने वाला है। जहाँ तक राणे साहब का सवाल है, राणे साहब बीजेपी में है क्योंकि वो बीजेपी के एमपी है राज्यसभा में, ताकि उनके बेटे, उनकी पार्टी, इसके बारे में उचित समय उचित निर्णय होगा। क्या वो शामिल हो गए बीजेपी में? उनके बेटे शामिल हो गए? मैंने तो आपको कह दिया कि उचित समय उचित निर्णय होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो है राज ठाकरे को ईडी में बुलाया गया, उनका ये आरोप है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो है उन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था, इसीलिए ऐसा किया गया है। देखिए, लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया, उससे कोई फायदा हुआ क्या? उससे कोई सीटें कांग्रेस एनसीपी को मिली क्या? हमारा कोई नुकसान वो कर पाए क्या? उल्टा जहां जहां उन्होंने सभाएं की वहां वहां हम लोग जीते, तो उनका तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। वो कॉर्पोरेशन में हारे, वो जिला पंचायत में हारे, वो विधानसभा में हारे, वो लोकसभा में हारे, हर जगह वो हारे।
तो उनसे हमको कोई थ्रेट ही नहीं है। और थ्रेट होता भी तो बीजेपी इस बात में बिलीव नहीं करती कि हम किसी इंस्टीट्यूशन का उपयोग किसी के ऊपर करें। और इनके मामले में तो अगर हम देखें तो जिस व्यक्ति का अस्तित्व लोगों ने नकारा है उसको वापस हम न्यूज में क्यों लाए? ये तो कोई राजनीतिक सूझबूझ नहीं है और इसलिए ये सारी चीजें गलत है। देखिए, ईडी आईएलएफएस का एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिसमें शायद उनको कुछ एंट्रीज वगैरह मिली जो कोहिनूर मिल और इनका एसोसिएशन उसके साथ, ये सारी चीजें उसमें से उजागर हुई तो उसकी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी के लिए उनको बुलाया। ईडी को लगेगा कुछ गलत है तो ईडी कार्रवाई करेगी, अगर गलत नहीं होगा तो ईडी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उसमें डरने की तो कोई बात है नहीं। भाई उद्धव ठाकरे ने सपोर्ट भी किया था राज को कि सच्चाई कुछ नहीं है इसमें। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, कौन सपोर्ट करे कौन विरोध करे इससे हमको लेना देना क्या है। ईडी एक स्वतंत्र रूप से काम करती है और ईडी के समन्स पर न कोई हमें प्रसन्नता है और न कोई हमारा विरोध है, क्योंकि ये तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में वो काम कर रहे हैं। अजीत पवार के खिलाफ भी आखिरकार मामला दर्ज हो चुका है और जैसे कि एनसीपी का ये कहना है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसीलिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, सारी चीजें हाईकोर्ट के सामने थी और माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि अजीत पवार या जो संचालक है बैंक के उनके ऊपर इस प्रकार से ऑफेंस दाखिल किया जाए। अब ये कहना कि चुनाव के मद्देनजर किया है ये हम पर नहीं, ये तो कोर्ट पर आरोप होगा ना, कि तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। कोर्ट को थोड़ी मालूम होता है चुनाव कब है और क्या है। मुझे लगता है कि ये गलत बात है। इसके अलावा जो है कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया गया है, उसको महाराष्ट्र में चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। ये देश में मुद्दा रहेगा भाई। आर्टिकल 370 केवल कश्मीर के लिए नहीं था, तमाम भारतीयों के मन में एक टीस थी कि हमारे देश में हमारा कश्मीर हमसे अलग रखा है। हमारे देश में एक दूसरा देश तैयार करने का प्रयास कांग्रेस ने किया है और 70 सालों से इस ऐतिहासिक भूल को सुधारना चाहिए, ये जन जन की मानसिकता थी। मोदी जी ने उसको समझा, उनमें हिम्मत थी, उनमें ताकत थी, तो मोदी जी ने और अमित भाई ने 370 को निरस्त किया, उसके प्रभाव को निरस्त किया, 35A को निरस्त किया और इसके चलते आज कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग बना है। वहां पर कश्मीर का झंडा नहीं, भारत का तिरंगा लहरा रहा है। तो क्यों नहीं हमको गर्व हो, क्यों नहीं हम इसकी बात करें, क्यों नहीं हम हमारे नेता का गुणगान करें कि जिस नेता ने हिम्मत दिखाई जो कोई दिखा नहीं पाया। जैसे कि चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी के चुनावी घोषणा 2014 में भी ये मुद्दा था 370 हटाने का, उसमें और एक मुद्दा भी था राम मंदिर का। अब राम मंदिर की बारी कब आएगी? वो तो चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मोदी जी ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि इसका निर्णय कोर्ट करेगा और अब कोर्ट हर दिन सुनवाई कर रहा है और मेरे जैसे जो सारे देश के राम भक्त हैं उनको ये विश्वास है कि राम जी के पक्ष में ही, उनके हक में ही ये निर्णय आएगा। जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया उसके बाद पूरे भारत में जश्न मना है, लेकिन पाकिस्तान में काफी बौखलाहट हो गई है। ये मुद्दा इंटरनेशनल फोरम पे उठाया जा रहा है। खबरें ये भी आ रही है कि जो उनकी जो एयर स्पेस है वो भारतीय विमानों के लिए बंद कर दी जाएगी। देखिए, भारत का अंतर्गत मसला है और हमारे आंतरिक मसले पर पाकिस्तान को अगर तिलमिलाहट होती है तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारत के आंतरिक मामलों में घुसकर भारत को कमजोर करने का प्रयास इतने सालों से वो कर रहा था, अब नहीं कर पा रहा है, इसलिए तिलमिलाहट है। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे वो गया, किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। सारे लोग भारत के साइड से खड़े क्योंकि हम सच्चे हैं और इसलिए भारत ही लोगों के साथ रहेगा और दुनिया भारत के साथ रहेगी। इसके बाद मैं महाराष्ट्र के मुद्दे पे आती हूँ तो मराठवाड़ा में पिछले कुछ समय से सूखा था, आर्टिफिशियल रेन का प्रयोग किया गया, यहीं पे किया गया, जालना में क्लाउड सीडिंग किया गया और बरसात भी हुई है।
लेकिन विपक्ष का कहना है ये तो नेचुरल बारिश थी। देखिए, विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है। जब क्लाउड सीडिंग हो नहीं रहा था तो कह रहे थे क्यों नहीं हो रहा है, जब कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं क्यों कर रहे हैं। हमारा जो विपक्ष है ये दिशाहीन है, ये बौखलाया हुआ है, और इसलिए इस प्रकार की उसकी बातों की ओर हम ध्यान नहीं देते। हम जनता का काम करते, जनता के हित में वो कोई बात कहे तो जरूर ध्यान देंगे। विपक्ष के सभी नेता जो है बीजेपी और सेना में जा रहे हैं, तो क्या अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इस तरह की बातें उठाई जा रही है? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर उनके नेता 370 को हटाने के भी खिलाफ वोटिंग करेंगे, कौन रहेगा? किस मुंह से वो जनता में जाएंगे कि भाई जहां भारत एक हो रहा है हमने उसकी खिलाफत की? ये वो बताएंगे। देखिए, अब सबको ये पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत आगे बढ़ने वाला है, और इसलिए सबको ये लगता है कि भविष्य का नेतृत्व मोदी जी ही है और उनके साथ जाना चाहिए। लोग आ रहे हैं। केंद्र में जाएंगे आप? बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। जिस दिन पार्टी आदेश करेगी पार्टी का कि भविष्य का नेतृत्व मोदी जी ही है और उनके साथ जाना चाहिए, लोग आ रहे हैं। केंद्र में जाएंगे आप? बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। जिस दिन पार्टी आदेश करेगी पार्टी का काम करो, पार्टी का काम करूंगा। केंद्र में काम करो, केंद्र का काम करूंगा। घर में जाओ बताए तो घर जाऊंगा। मैं तो पार्टी का स्वयंसेवक हूं। पिछले दिनों एक खबर आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि 2024 में जो है जो चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव, उसमें पार्टी का चेहरा आप होगे। मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। ये खबर कैसे तैयार हो गई? देखिए, मैं आपको एक बात साफ बताता हूं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी का बुकिंग पक्का है। 2029 के चुनाव तक तो मोदी जी ही रहने वाले हैं, और उसके बाद का फैसला वो करेंगे। और हमारे पास तो नेताओं की कोई कमी नहीं है। आज अगर आप देखें, अमित भाई है, राजनाथ सिंह जी, कई नेता है कि जिन नेताओं ने पूरे देश का भ्रमण किया है, देश में जिन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने मजबूत मोदी जी जैसे नेता होते हुए इस प्रकार की चर्चाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसके अलावा जो है पिछले दिनों अशोक चव्हाण ने मीडिया के सामने कहा था कि खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है लोगों को फोन करके कह रहे हैं कि आप बीजेपी में शामिल हो जाओ। वो समय चला गया जब हम किसी को बुलाए। अब लोग हमारे पीछे घूमते हैं, लोग हमारे को फोन करते हैं, लोग हमारे पीछे आते हैं, हमको हाथ जोड़ के कहना करता है कि भाई साहब जगह नहीं है। इसलिए अब अशोक चव्हाण जी कुछ भी कहे, उनको भी ये बात पता है कि उनके साथ कोई रहने को तैयार नहीं है। दर्द ये है। नहीं, ऐसा ना हो जाए कि वो भी बीजेपी में शामिल हो जाए कुछ दिन के बाद ये खबर हमें मिले। नहीं नहीं, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। विपक्ष भी होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए, इसलिए अशोक जी को भी मेरी शुभकामनाएं। पिछले कुछ दिनों से और एक विषय काफी चर्चा में, वो है लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्मारक था उसको लेकर, घर को लेकर चल रहा है। तो सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, राज्य सरकार? देखिए, भारतीय हाई कमिश्नर जो है उन्होंने स्वयं इसमें ध्यान दिया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमने सारे कागजात उनको उपलब्ध करके दिए हैं, और वो जो काउंटी है उसको हमने ये निवेदन किया है कि एक स्पेशल केस करके हमको परमिशन दी जाए। उनका काउंटी का कहना यह था कि चूंकि रेसिडेंशियल एरिया है और रेसिडेंशियल घर है और आपने इसको खरीदा है, इसको रेसिडेंस करके रखना चाहिए, इसको स्मारक में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार भी मदद कर रही है, हम उस काउंटी को शायद कन्विंस कर पाएंगे। इसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव में जो है दलित और जो है मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन सामने आया था। बहुजन वंचित आघाड़ी जो है उन्होंने कई जगहों पर जो है अपने कैंडिडेट रखे थे, और कहीं पे आपके अच्छे अच्छे जो उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए थे। उसका असर क्या इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा, आपको लगता है? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है। पिछले चुनाव में हाँ जरूर उनको कुछ सफलता मिली है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना हमने 52 से 55% वोट लिया है, और हम लोग कोई डिवीजन में नहीं तो अपने बलबूते पर चुनकर आए हैं। अभी वापिस वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ये बात भी सही है कि आज कांग्रेस और एनसीपी की हालत इतनी खराब है कि लोग कांग्रेस एनसीपी की जगह उनकी ओर जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन चुनकर आने के लिए जो बल है
वो उनके पास भी नहीं रहेगा, चुनकर तो हमारा अलायंस ही आएगा। इसके अलावा मराठा आरक्षण का कितना असर आपको दिख रहा है चुनाव में, कितना होगा, क्योंकि मामला जो है कोर्ट में है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मराठा समाज हमारे साथ में है और बहुत बड़े पैमाने पर हमको वोट देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल मिशन जो योजना है, उसके बाद ITV नेटवर्क ने भी जो है आखिरी बूंद नाम से जो है एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है पानी बचाने की मुहिम को लेकर। आप क्या संदेश देंगे लोगों को? मैं ऐसा मानता हूं कि जल है तो कल है और जल ही जीवन है, और इसलिए हमको आज जागना होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो हमको क्लैरियन कॉल दिया है, प्रधानमंत्री जी ने जो हमको मिशन दिया है, वो भारत का मिशन है और हम सबको मिलकर बड़े पैमाने पर जल संधारण करना होगा, वाटर कंजर्वेशन करना होगा, पानी की खपत कम करनी होगी, पानी के स्रोत प्रदूषित न हो इसका प्रयास करना पड़ेगा, पानी का अपव्यय न हो इसका प्रयास करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या जलयुक्त शिवार हो, ये सारी हमारी योजनाएं पब्लिक पार्टिसिपेशन से वाटर कंजर्वेशन की योजनाएं हैं, और आगे भी हम लोग पानी बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लाएंगे। जैसे कि खेती में पानी को बचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन के ऊपर हमने 80% तक सब्सिडी देना शुरू कर दिया है, और शहरों में भी वाटर रीयूज एक महत्व का है। आज मुंबई जैसे शहर में 2100 MLD पानी अनट्रीटेड समुद्र में जाता है, वहां पर भी अभी सारी परमिशंस लेकर वहां पर STP तैयार हो रहे हैं कि 2100 MLD पानी टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद रीयूज के लिए उपलब्ध होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे शहरों में हम लोग ये कर रहे हैं और पानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो नीति आयोग में एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई है, उसमें आप भी है, उसमें कुछ बदलाव की बातें चल रही है, कुछ कानून जो है उसमें बदलाव की बातें चल रही है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर का ये कमेटी काम कर रही है। इसमें कुछ कानूनों को उसमें क्या संशोधन किया जाए, लोगों को मार्केट एक्सेस किसानों को ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले, किसानों को प्रताड़ना सहन न करना पड़े, जो बिचौलिए हैं उनके जाल से वो बाहर निकले, उसको ज्यादा से ज्यादा रियलाइजेशन ऑफ कॉस्ट मिले, तंत्रज्ञान का, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, किसान की आमदनी बढ़े। ऐसी सारी चीजों को लेकर ये चीफ मिनिस्टरियल ग्रुप तैयार हुआ है, जिसका कन्वेनर मैं हूं, और हम लोग मिलकर नीति आयोग के साथ एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के एक्सपीरियंस के आधार पर, एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस के आधार पर, और जल्दी ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये रिपोर्ट हम सौंपेंगे। चलिए, हमसे बात करने के धन्यवाद, और अगली बार जब हम बात करेंगे तब दोबारा मुख्यमंत्री बने हुए देवेंद्र फडणवीस जी से बात करेंगे। थैंक यू।